अमेरिका ईरान में हॉर्मुज़ पर क्या बात बनी है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले पूरी खबर आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर चल रही आर्थिक और सामरिक खींचतान ने एक नया मोड़ ले लिया है। वास्तव में जिस प्रश्न पर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, अब उस पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, हॉर्मुज़ में जहाजों से लिए जाने वाले टोल की गुत्थी सुलझ गई है। ईरान हर जहाज से हॉर्मुज़ में तकरीबन $1 मिलियन का टोल लेगा। कतर में बैठक के दौरान इसकी जानकारी अमेरिका को दी गई। हालांकि अमेरिका ने बैठक के आखिरी वक्त तक ईरान के टोल वसूलने के प्लान को ठंडे बस्ते में डालने की अपील की। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को कई तरह का प्रलोभन भी दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर ने ईरान से कहा कि अगर वे टोल नहीं लेते हैं तो उन्हें सारे जब्त पैसे कैश में दिए जाएंगे। हालांकि ईरान टोल को लेकर टस से मस नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान हर साल हॉर्मुज़ में टोल के जरिए $43 अरब की वसूली करना चाहता है। इसके बारे में उसने अपने पड़ोसी देशों को बता दिया है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ पर उसका अधिकार है और वो पनामा की तरह यहां पर टोल वसूलेगा। बता दें कि जंग से पहले हॉर्मुज़ के रास्ते पर हर दिन 120 जहाज गुजरते थे। ईरान को उम्मीद है कि शांति स्थापित होने के बाद फिर से इस रास्ते से 120 जहाज गुजरेंगे। ईरान ने इन्हीं 120 जहाजों को ध्यान में रखते हुए हॉर्मुज़ से $43 अरब का टोल वसूलने का लक्ष्य रखा है। अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो ईरान प्रतिदिन टोल वसूली के जरिए हॉर्मुज़ से $117.8 मिलियन कमाने की तैयारी में है। इसमें से कुछ पैसे ईरान ओमान को भी देगा। वहीं ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर जो टोल वसूलेगा वह चीनी या रूसी करेंसी में लेना चाहता है। हाल ही के दिनों में ओमान ने टोल के गतिरोध को खत्म करने के लिए ईरान को एक प्रस्ताव दिया था। इसमें कहा गया था कि ईरान पर्यावरण शुल्क के नाम पर टोल जरूर वसूले, लेकिन पूरी व्यवस्था किसी अन्य देश या स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दे, ताकि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड हॉर्मुज़ में मनमानी ना कर सके। ईरान ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे तुरंत राजस्व चाहिए। टोल वसूली की जिम्मेदारी तेहरान किसी अन्य देश या एजेंसी को नहीं देगा। इधर कतर ने बताया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौर फिर से शुरू होगा। वहीं ईरान ने आइफा के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि यह टोल केवल आर्थिक निर्णय है या फिर यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान और खाड़ी क्षेत्र के देशों की अगली कूटनीतिक चाल इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आज इसी विषय पर विस्तार से सवाल जवाब होगा। हर प्रश्न का जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी मेरे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगे आपका सुदर्शन न्यूज में। विदेश मामलों की जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शिवदान जी आपसे ही करूंगी। देखिए शिवदान सर, जो बात सामने आ रही है कि अब हॉर्मुज़ में टोल वसूली का फैसला जो ईरान का है, अब क्या लग रहा है, क्या ये वैध अधिकार ईरान का है? देखिए, टोल उसका जो लगाया है, एक तरह से जो है इस अपने आप को यूज कर रहा है कि कुछ इत्यादि ऐसी चीजें मिलती किसी देश को, और ये अंतर्राष्ट्रीय जल कानून है, समुद्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, उसमें कोई भी इस तरह के प्राकृतिक रास्तों में चलने के लिए किसी जहाज से कोई टोल वसूली नहीं कर सकती है। मगर इस लड़ाई के बाद इस एक जीत की जो उसको उपहार मिल रहा है ईरान को, वो उसका टोल वसूली के रूप में ले रहा है। और इतना ज्यादा टोल वसूल कर रहा है ईरान के $1 मिलियन आ रहा है। $10 मिलियन का जो इफेक्ट है, जो और जो देश हैं उनके अंदर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा और इससे पूरे विश्व में महंगाई फैलेगी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार के इंकरेजमेंट से, जैसे ईरान ने अभी इसमें टोल वसूली कर लिया है निर्णय, उस प्रकार के इसे और भी बहुत से देश हैं जो इस प्रकार की टोल वसूली का प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे आपको मलाया स्टेट है,
और बहुत से ऐसे वो हैं जलडमरू मध्य जहां से जहाज गुजर, इसलिए ये गलत हो रहा है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और अमेरिका को चाहिए कि इसको ईरान को टोल वसूली की इजाजत ना दे। बिल्कुल अरविंद सर, आपसे समझती हूँ। देखिए, अगर हर जहाज से लगभग $1 मिलियन खरीदा जाता है, टोल वसूला जाता है, तो इसका ऊर्जा कीमतों पर, तेल व्यापार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है अरविंद सर? अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें एक अतिरिक्त शुल्क दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। बार बार हम, शिवांगी जी, इस बात पे चर्चा करते रहे हैं। बिल्कुल। और नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो अभी अमेरिका सेंट्रिक हो गई है। अगर अमेरिका हमसे दोस्ती रखेगा तो हमारा सब कुछ ठीक होगा। अमेरिका अगर हमें एक तरफ करेगा तो हम एक तरीके से बहुत ही असमंजस में आ जाएंगे, और वही हालात आज हो रहे हैं। और ईरान का ये मान लिया कि वो कर रहे हैं, भारत इसके खिलाफ है, गलत है, सब कुछ है, टोल नहीं लेना चाहिए, यह भी तय हो गया है। पर सवाल ये है कि क्या भारत ईरान को टोल लेने से रोक सकता है? तो जवाब है कि नहीं रोक सकता है। क्या यूनाइटेड स्टेट ईरान को टोल लेने से रोक सकता है? तो जवाब है कि नहीं रोक सकता है। आगे ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट उस एक्सट्रीम तक जाएगा कि वो पूरा हॉर्मुज खाली करवाए? तो अभी यूनाइटेड स्टेट इस हालत में है नहीं। वहां पूरे समुद्र में पूरी वो बिछा दी गई है माइंस वगैरह, वो पहले तो हटाने में भी बहुत टाइम लगेगा। उस स्टेट को नॉर्मलाइज होने में भी कम से कम, अगर सब कुछ ठीक हो जाए, तब भी 1 महीना लगेगा, क्योंकि उन माइंस को बिछाना तो आसान है, वापस वहां से हटाना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने तो अमेरिका की दोस्ती के नाम पर खोया है बहुत कुछ, बाकी दुनिया ने भी खोया है, और अमेरिका ने लगातार भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को हम नहीं रोक सकते हैं? तो ये जस्टिफाइड कितना है? ईरान का तर्क है कि जब स्वेज पे लग सकता है टोल, जब पनामा पे लग सकता है, तो हॉर्मुज पे क्यों नहीं? तो तर्क ये दिया जाता है कि भाई पनामा और जो स्वेज है वहां तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां तो कैनाल बनाई गई है। हॉर्मुज में आपने कौन से कैनाल बनाई है? वो तो प्राकृतिक है, आप यहाँ पे टोल कैसे ले सकते हैं? और हमें याद होगा कि वो स्वेज जो बनाई थी उसमें ब्रिटिशर्स का हाथ था, पर नेहरू जो इंडियन पीएम JL नेहरू थे, उनके प्रोवोकेशन के बाद में इजिप्ट ने उस पे कब्जा किया था ना, स्वेज नहर पे। भारत ने ही कहा था कि कर लो, क्योंकि आप एक तरीके से आप एशियन देश हो, तो हम एक होते हैं जो खासकर यूरोपियन देशों के खिलाफ। तो प्रोवोकेशन था तो वो किया। अब ये बताइए कि जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है ईरान को रोकने का, अमेरिका आपको अपना दोस्त मानता नहीं है, उसको लगता है कि पाकिस्तान उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ जिसका नुकसान बिना किसी वजह से भारत को हो रहा है, तो भारत को कुछ तो करना चाहिए अपने हितों के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवांगी जी। शिवदान जी, भारत अपने हितों के लिए क्या कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा शिवदान जी कि अगर ईरान टोल वसूलने वाले फैसले पर बिल्कुल अडिग रहता है, तो क्या उसके विपक्ष में अमेरिका अपने जवाब तैयार रख सकता है अन्य देशों के साथ मिलकर? क्या लग रहा है इसको लेकर शिवदान सर? रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसको 5 महाशक्तियां विश्व उनमें स्थान दिए जाने की बातचीत चल रही है। तो इसलिए भारत की बात सुनी जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत को उसको स्ट्रांगली संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय कानून बना है, प्राकृतिक जो भी जहाजों के मार्ग हैं उन पर तो ईरान इसमें क्यों टोल वसूली कर रहा है? इसको सारे देशों को, भारत को चाहिए कि और भी देशों को साथ में ले, और उनके साथ में मिलकर के इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रांगली उठाए और उसमें बोले कि इसको नहीं देंगे। इसके अलावा संयुक्त जो अमेरिका है, उसको मुझे यही है कि वो जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसके ऊपर कुछ समय तक और अपनी नाकेबंदी रखेगा, जिसके इससे ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ेगा, और ये जो क्राइसिस वर्ल्ड में मचा हुआ है तेल का, गैस का, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त जो इसके अलावा और किसी चीज में नहीं है, किसी पोजीशन में कि ईरान के ऊपर और भी कोई प्रतिबंध लगा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ये ईरान ने ये इस बात को यदि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा माना, तो हो सकता है कुछ हो जाए। अदरवाइज जिस प्रकार ईरान ने डिसीजन लिया है, और ईरान के जितने भी डिसीजन है वो वहां के जो उसके जो IRGC है वो कंट्रोल करती है।
वो एक फेनेटिक ग्रुप है और उस फेनेटिक ग्रुप ने ये अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये एक तरीका बना लिया है, जिससे बड़ा अमाउंट जो है जो टोल वसूली का है वो ईरान को हर साल मिलता रहे। इस प्रकार से ईरान ने ऑयल के साथ साथ ये टोल वसूली का जो नया सिस्टम निकाला है, इसके द्वारा वो अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करना चाहेगा। तो इसलिए ये इसमें एक ही रास्ता है कि संयुक्त राष्ट्र में उसको उठाया जाए और वहीं से इस पे एक्शन किए ईरान को बात किया। ठीक है अरविंद सर, आपसे समझूंगी, यहाँ भारत की स्थिति की हम शुरुआत से ही बात करते रहे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है ऐसे में भारत को और देशों को किस तरीके से इस फैसले में सामने लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नुकसान भारत का बहुत तरीके से है। क्योंकि अगर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, उसके बाद ऊर्जा स्रोतों में भी कमी आएगी, तो ये एक नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा अगर टोल वसूला गया। तो ऐसे में अन्य देशों के साथ भारत आगे क्या स्टेप ले सकता है? देखिए, स्टेप इस पे निर्भर करता है शिवांगी जी कि हमारी परिस्थिति क्या है। हमें ठीक से देखना पड़ेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंक्लूडिंग यूएनओ इस हैसियत में नहीं है कि वो कोई भी निर्णय, जिस यूएनओ ने कभी पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ कुछ ठीक से नहीं बोला हो, वहां पे भी इतनी राय बदलती रहती है। वो क्या तो खामोश के बारे में बोलेगा जबकि वो अपंग हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट को तो एक तरफ करने की प्रक्रिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही शुरू कर दी थी। ये ईरान के लिए तो बहुत ही बेहतर साबित हुआ। वो क्या खामोश पे बोलेगा, और अगर बोलेगा तो उसके पास ऐसी कौन सी सेना है कि उस सेना को भेज के वो कंट्रोल करवा देगा। और जो अमेरिकन सेना आ सकती थी वो तो पहले से है, और बाकी देश अपनी सेनाएं देने के लिए तैयार नहीं है। तो यूएन के किसी भी राय का, किसी भी मत का, चाहे वो बहुमत से ही क्यों ना हो जाए, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। दूसरी बात यह कि भारतीय हितों को बहुत बड़े और जबरदस्त पैमाने पे नुकसान हो रहा है। खाली कुछ तो विजिबल है, कुछ विजिबल भी नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं। भारत का पूरा डेवलपमेंट है वो ऊर्जा पे टिका हुआ है। भारत क्या, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का डेवलपमेंट ऊर्जा पे टिका होता है। जब तक ऊर्जा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, देश का विकास नहीं होगा। साफ सी गणित है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर ये नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम महंगा हो रहा है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, जीडीपी पे इसका असर पड़ रहा है, पर कैपिटा इनकम पे असर पड़ रहा है, और पूरा जब आपका वेस्ट एशिया डिस्टर्ब रह रहा है तो भारतीय लोग भी डिस्टर्ब रह रहे हैं। भर भर के जहाजों में आप वापस इंडिया में ला रहे हैं। इंडिया में वैसे भी रोजगार की कोई सुविधा है नहीं, यहाँ पे खपाने के लिए आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है नहीं, और पूरे के पूरे जो 50% लोग, पूरे जो टोटल बाहर रहते हैं उसके 50% अगर पूरे के पूरे मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में है, और वो लोग भी अगर वापस आ जाएंगे तो भारत के लिए एक तो वो इतना पैसा आ रहा था वो चला जाएगा, जो रोजगार की जो था वो था, और इस सारी प्रक्रिया में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। हम कितना ही कह दे कि वो बिचौलिया था, डाकिया था, पर हमें यह तो पता है ना अभी वो कश्मीर तक पे जो खासकर जो सिंधु जल संधि का मुद्दा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उसके अनुकूल है तो उसको लेके जा रहा है। हालांकि उसका कोई असर नहीं होने वाला है, भारत इतना कमजोर नहीं है। तो हर तरीके से तो, और भारत में कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और ये तब हो रहा है जबकि क्वेड की पूरी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उपेक्षा कर दी है। वो एक थोड़ा सा हमें ये उम्मीद जगी कि कम से कम चलो जापान तो आए, जापान तो ये सोच रहा है कि भारतीय और जापान के हित एक तरफ है, और वो ऑफकोर्स हमारी सरकार ने काफी स्मार्टली इसमें काम किया। पर ऑल ओवर इफ यू आर नॉट ए स्मार्ट, इफ यू आर नॉट एबल इनफ टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेसी, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, डेवलपमेंट धीमा ही हो जाएगा। और थोड़ा सा हमें ज्यादा संजीदगी से अगर हम एक खास स्ट्रेटजी और उसके साथ काम करेंगे तो बेहतर होगा। यही मुझे लगता है कि इतिहास बनाने का समय होता है जब कोई भी सरकार महान काम करती है। जी ठीक है शिवदान जी, देखिए जिस तरीके से अरविंद जी ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन ईरान जब अपने फैसले पर पूरी तरह से अड़े, आपको क्या लग रहा है, क्या ईरान ने जो फैसला लिया है कि वो टोल वसूलेगा, ये आर्थिक निर्णय है या एक शक्ति का संदेश देना चाहता है वो दुनिया में अपना? देखिए, ईरान में जैसे मैंने पहले कहा है कि वहां की जो नीति निर्धारण है वो IRGC का है, जो कि एक फैनेटिक है, जो एक कट्टरपंथी ग्रुप है। और इसके साथ साथ उसने क्या किया है कि ये टोल वसूली के द्वारा वो जो एक अमेरिका को संदेश दिया है उसने कि इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है
और मैं इसे टोल वसूली करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा कब्जा है। क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है उस पर उसकी सैनिक अड्डा है, और वहां पर जो टोटल छोटे छोटे आइलैंड हैं उन पर सब पे उसने सैनिक किए हुए हैं। इस प्रकार से उसने एक प्रकार से हॉर्मोज के ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है, और वो अमेरिका को एक संदेश दिया है इससे टोल वसूली से कि मैंने देखो ये मैंने युद्ध जीत लिया है और मैं टोल वसूली करूंगा। इसके साथ साथ वो जो अपनी जो उसकी आर्थिक क्षति हुई है इस युद्ध में की, इस टोल वसूली के द्वारा उसको शीघ्र अति शीघ्र वो पूरा करना चाहता है, और अपने देश को ईरान में IRGC दिखाना चाहती है। देखिए हमने इस युद्ध की जो इस जीत के वसूली के साथ साथ हमने अपनी जो आर्थिक जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली के लिए भी अपना प्रावधान कर लिया है। इस प्रकार से वो अपनी पॉपुलैरिटी चाहती है IRGC, और इसीलिए ईरान में अमेरिका का उद्देश्य यही था कि सरकार बदलना है। सरकार बदलना उद्देश्य था कि वहां की जो लोकतांत्रिक सरकार आएगी और ईरान भी एक नॉर्मल देश की तरह फंक्शन करेगा। इसमें वो भी एक जो परमाणु आपको बता रहे हैं कि 3 स्टेशनों पर ईरान ने मना कर दिया है कि वहां परमाणु निरीक्षण होगा, जहां पर उसने उसके जो यूरेनियम है हाई क्वालिटी का बना के रखा हुआ है, जिसमें कि जिसको बम बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए वो मेन जो शर्त है अमेरिका की वो तो मानी नहीं है। उसने ना तो यूरेनियम को अलाउ कर रहा है, ना उसका दूसरी को शर्त मानी है, ना वो हॉर्मोज को अलाउ कर रहा है सारे शिप को पार होने के लिए। तो एक प्रकार से अमेरिका की इसमें कोई विजय नहीं हुई है। अमेरिका जो है एक तरह से हर नहीं उसने मुंह देखा है, करना चाहता है। अरविंद जी, जिस तरीके से संकेत देने की एक कोशिश ईरान की शुरुआत से रही है, अपने फैसले पर अडिग शुरुआत से ये बात सामने आई थी कि टोल वसूला जाएगा ईरान की तरफ से। अब लेकिन जो बात सामने आ रही है, भारत की बात कर ले, चाहे चीन की बात कर ले, चाहे जापान की बात कर ले, अगर भारत चीन और जापान के साथ मिलकर आगे का स्टेप बढ़ाता है तो क्या ये जो नुकसान की बात कर रहे हैं इसमें कोई इजाफा हो सकता है, या फिर चीन और जापान को भी इस फैसले से कितना नुकसान होगा? देखिए शिवांगी जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि भारत और जापान दोनों ही चीन से आशंकित रहते हैं, क्योंकि बहुत बार चीन ने खासकर वो सीमा विवाद हो या तमाम गलवान पाकिस्तान की मदद की अभी ऑपरेशन सिंदूर में। अगर ऐसा विश्वास नहीं होगा तो कैसे हम चीन पे यकीन करेंगे? यही हालत जापान की है। जापान और भारत दोनों ही चीन को एक खतरे की तरह देखते हैं कि अगर मान लो चीन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो है। पर एक जेस्चर था SCO की मीटिंग में, जब मोदी साहब गए थे, जब अमेरिका ने हम पे टोल और टैक्सेस इम्पोज किए थे, टैरिफ्स वगैरह, तो जब मोदी साहब गए तो पाकिस्तान के PM एक तरफ घूम रहे थे और शी जिनपिंग साहब जो है वो उनके लिए एकदम बिल्कुल ही बहुत ही उन्होंने प्यार से भारतीय प्रधानमंत्री को गले भी लगाया। और खासकर जो रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, उन्होंने अपनी कार में भी जगह दी। ये सब तरीके होते हैं ये बताने के कि भारत का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर भारत को एक डर है, भारत को ये डर है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो हमारा जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो रसातल में चला जाएगा। दूसरी बात यह कि व्यापार कौन करते हैं? व्यापार व्यापारी लोग करते हैं। बिल्कुल। तो बात यह कि अगर व्यापार जब मजबूत है या व्यापारियों की जब किसी भी देश में सुनी जाती है तो उसके अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका का और भारत का जो रिश्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। जो दोस्ती का रिश्ता है उसको साथ रहना बहुत आवश्यक है इस समय में। अरविंद सर, एक और सवाल यहाँ पर आपसे लूंगी मैं। वॉशिंगटन जैसे देशों पर, वॉशिंगटन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस फैसले का जो ईरान ने अभी फैसला लिया है? चीन, जापान, भारत की तो हमने बात कर ली, अब इस फैसले पर वॉशिंगटन का क्या प्रभाव? वॉशिंगटन पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना कि भारत पे। वॉशिंगटन को क्या नुकसान है? क्योंकि वह उसकी नीति है कि ईरान को दबाना और ईरान को साम दाम दंड भेद हर तरीके से दबाना। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस लड़ाई में आए थे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे उन्हें। बार बार जब हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रही है वहां की ईरान की सरकार, तो उन्होंने ये अपना जो नुकसान है वो एसेस कर लिया था कि अगर हॉर्मुज बंद होगा तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। तो अमेरिका अपना माइंड मेकअप कर चुका है हॉर्मुज के बंद होने पर। वो जैसा कि भारत बार बार इस चीज के लिए यूनाइटेड स्टेट को प्रोवोक करना चाहता है, या खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी बैठक की है कि हॉर्मुज को
कैसे भी शक्ति से, ताकत से समझा के, है ना, साम दाम दंड भेद से खुलवा जाना चाहिए। पर अमेरिका क्यों सुनेगा भारत की बात? उसको जितना नुकसान है वो नुकसान बियर करने के लिए तैयार है। उसके पास अपने पेट्रोलियम के संसाधन है और बाकी जो दुनिया के तमाम देश हैं वो उसे पेट्रोलियम दे रहे हैं। पहले भी पेट्रोलियम खरीद नहीं रहा था और मुझसे बाकी देशों को नुकसान है तो वो कहे कि नुकसान भुगतते रहो। यूनाइटेड स्टेट को जो है वो अपनी हाइजेमनी को प्रूव करना है, खासकर वेस्ट एशिया में जो कर रहा है। और अगर हमें ये लगता है कि अमेरिका हमें बचा लेगा तो मुझे लगता है कि किसी भी देश पे भरोसा करना हमेशा ही खतरनाक होता रहा है। और जो अमेरिकन सेंट्रिक विदेश नीति को हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। शिवदान सर, लेकिन अमेरिका और भारत की जो अभी दोस्ती की बात कही जाती है, ये कितनी प्रभावशाली है इस स्थिति में? भारत की जो दोस्ती है वो केवल व्यापारिक क्षेत्र तक ही, आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित मान सकते हैं इसको, क्योंकि सैनिक रूप से अमेरिका कभी भी भारत की मदद नहीं करेगा। आप देखिए चीन भारत के विवाद में कभी भी अमेरिका भारत खड़ा नहीं हुआ है। आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादी घटनाओं के ऊपर बार बार भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सवाल उठाता रहा है, मगर फिर भी पाकिस्तान के विरुद्ध अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बात नहीं की है। और इसके अलावा आतंकवाद रोकने 2 कमेटियों में पाकिस्तान को प्रेसिडेंटशिप मिली हुई है। तो ये किस लिए मिली हुई है? केवल अमेरिका के इशारों पर। अमेरिका ने जो है हर तरह से जो है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की है सैनिक दृष्टि से, और वो सैनिक दृष्टि से कोई नहीं करेगा। तो इसलिए अमेरिका के साथ तो जो भारत के रिलेशन है वो व्यापारिक हैं, आर्थिक हैं। तो इसलिए तो भी, और उसको ज्यादातर जो है भारत जो है जो इफेक्ट होगा वो ये है कि जो हम भारत जो उसके लिए सामान सप्लाई करते हैं वो महंगा हो जाएगा और वो उसको उसकी खरीद कम हो जाएगी अमेरिका में, और इसी प्रकार से हमें जो आता है अरब देशों से वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए इतने रिलेशनों से ठीक है अरविंद सर, अभी जो ईरान के फैसले पर हम बात कर रहे हैं कि ईरान टोल वसूलने की बात पर अपनी तरह से पूरी अडिग है। अब आने वाले समय में क्या इस फैसले को ईरान बदलेगा? और अगर नहीं बदलता है तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत को नुकसान होगा, भारत के साथ जापान, चीन को नुकसान भी होगा, तो ऐसे में अगर आने वाले समय में फैसला बदल देता है ईरान, वैसे तो संभावना कम है, क्या लग रहा है सर? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा उस तरीके से बात करूं तो ईरान के जितने भी जो वार्ताकार हैं वो सारे के सारे लगभग पीएचडी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप देखेंगे जो डेलीगेशन आया था वहां से कोई डॉक्टर है, कोई अच्छी क्वालिफिकेशन वाला है। अमेरिका से जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे व्यापारी लोग हैं, कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई किसी में, है ना, हर एक का देख लो, चाहे वो अच्छे अच्छे पदों पे हो। ईरान डिटरमिन्ड है। अगर आप उनके व्यक्तित्व को या इन सब नीति नियंताओं के चरित्र को देखें तो उनका अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है। अपने देश के प्रति शपथ से लेके जो खासकर इस्लामिक क्रांति के सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हो तो ये लोग बदलने वाले नहीं है। ईरान को जो जान रहे हैं, इतने लंबे समय से जो स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप बार बार जो ईरान के एक्सपर्ट से हम जो इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग भी कभी कभी करते हैं, तो यह सब साफ है, ईरान अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। जब वह इतने दबाव में नहीं झुका तो अब तो जब अमेरिका कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है तो वो क्या झुकेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जी, मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट से भारत को भी डरने की जरूरत नहीं है। कारण ये कि कोल्ड वॉर के जमाने में जब हमारे व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो अब आगे क्या पहुंचाएगा। एक थोड़ी सी स्टडी, थोड़ी सी एक आगे की विजन की जरूरत है और हम बहुत ही तेजी से ग्रोथ लेने लग बिल्कुल। और यहाँ पर एक स्टेप आगे की तैयारी करके रखने की भी बेहद जरूरत है, मुझे जैसा लगता है। स्ट्रांग बनने की तो जरूरत है ही। फिलहाल सर समय का अभाव है। अरविंद सर, शिवदान सर, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हैं, आपने समय दिया है, इस चर्चा में जुड़े, आपने समय दिया। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।